नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार ने शुरुआती उथल पुथल के बाद फिर से रफ्तार पकड़ी और रिकॉर्ड हाई आज ही बना है 24,635 का। और हम देख रहे हैं कि उसके आसपास ही बाजार ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज भी रेंज की अगर बात करें तो वो सीमित है, 100 अंकों के आसपास की रेंज है, 24,500 से ज्यादा के इंडेक्स पर। तो बहुत ही एक रेंज बाउंड ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अच्छी चीज है। चलिए, तेजी है, कुछ पैक्स हैं जहां पर आज हम मोमेंटम देख रहे हैं। ऑटो में, ऑटो इंसिलरी पैक में खासतौर से टायर वाले शेयर दौड़ रहे हैं। फार्मा स्टॉक्स की भी मजबूती है क्योंकि फार्मा में मल्टीपल खबरें थी और उन खबरों के दम पर हम देख रहे हैं कि तेजी हो रही। इंडेक्स है रिकॉर्ड हाइस पर। तो अगला 1 घंटा बाजार के लिए कैसा होगा? क्या रिकॉर्ड हाइस पर भी बाजार में आपके लिए इंडेक्स में खरीदारी के मौके हैं या फिर बाय ऑन डिप्स का ही बाजार है? सपोर्ट्स क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, यह भी हम डिम्पी से बखूबी समझेंगे और आपके लिए एक से बढ़ के एक बेहतरीन ट्रेड्स हम खोज कर लेकर आएंगे अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि अगले 1 घंटे में हम करने क्या वाले हैं। थोड़ी देर में यानी कि 2:35 पर अपने हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से क्लोजिंग के सौदे, क्लोजिंग ट्रेड्स लेकर आएंगे। 2:40 पर ऑप्शन का एक बेहतरीन सौदा आपके सामने होगा। ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए मार्केट एट 3 यानी कि बाजार खुलने के बाद खबरों के दम पर कहां पर एक्शन है, इसका पूरा का पूरा लेखा जोखा एक एनालिसिस होगा 3 बजे। और 3:05 पर खबर घर में हमारा खास सेगमेंट होगा जहां पर हम डीलिंग रूम की जो भी हलचल है शेयरों से जुड़ी वो आपके लिए लेकर आते हैं सूत्रों के हवाले से। BTST या फिर STBT ट्रेड होगा 3:15 पर और इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पर। तो पूरा का पूरा शो बहुत ही एक्शन पैक्ड है, आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं बाजार की हाईलाइट से। 5 बड़ी बातों में बाजार की पूरी समरी। नए शिखर पर निफ्टी है, 100 अंक चढ़कर 24,600 के ऊपर निकला और अच्छी चीज ये है कि उसके ऊपर टिक भी रहा है। बैंक निफ्टी में 250 अंकों से ज्यादा की तेजी है। शुरुआत में हम देख रहे थे कि थोड़ी सी दिशाहीनता वाली स्थिति थी निफ्टी बैंक को लेकर, उसके बाद हम देख रहे हैं कि तेजी बढ़ी है और ये तेजी आई है सरकारी बैंकों के दम पर। PNB, SBI ये 3% ऊपर है। इसके अलावा जो छोटे छोटे जो बैंक हैं, मिड कैप सरकारी बैंक, वहां पर भी अच्छी तेजी हो रही है। जहां पर आज बढ़िया तेजी है, जैसा कि हम आपको हाईलाइट करके बता भी रहे थे कि फार्मा है, टायर है, ऑटो है, ये कुछ पैक्स हैं। यहां पर हम बेहतरीन बाइंग देख रहे हैं। लेकिन IT और मेटल शेयरों में मुनाफा वसूली का थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है क्योंकि शुक्रवार को TCS के नतीजों के बाद अच्छे नतीजों के एंटिसिपेशन में तेजी आपको पहले ही दिख गई थी। तो आज आप देखिए सेलेक्टिव आपको कहीं की हौसला तेजी दिख जाए। SCL टेक में शुरुआत हालांकि आज काफी मजबूत हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तर से वहां पर भी प्रेशर आया। लेकिन LTI एंट्री 2% कमजोर है। बाकी IT शेयरों पर भी फोकस होगा, समझने की कोशिश करेंगे कि IT शेयरों में आपकी रणनीति आगे की होनी क्या चाहिए। लेकिन चलिए एक क्विक चेक, FNO से संकेत क्या मिल रहे हैं, डेटा किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, अगले 1 घंटे में कारोबार कैसा होगा। डिम्पी तैयार हैं पूरी की पूरी विश्लेषण के साथ। डिम्पी, अच्छी शुरुआत बहुत ज्यादा तो नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद देखिए क्या बढ़िया मोमेंटम बना है। 24,600 के ऊपर निफ्टी निकला है। क्या फिर से ये रेजिस्टेंस के पास है और क्या यहां पर आपको लगता है कि थोड़ा वक्त बिताएगा इंडेक्स? देखिए, इंडाइसिस के तौर पर मैंने कई बार आपके सामने पॉइंट रखा है कि मार्केट में वैसी कोई शॉर्ट वॉट करने की जल्दबाजी ना करें। हमने पिछले 45 दिनों से नॉन स्टॉप आपको हम बता रहे हैं कि शॉर्टिंग ना करें, डिप की वेट करें। आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक। अब आप एक पॉइंट और जानिए। आज निफ्टी जब चल रहा है ना, तो बैंक निफ्टी भी चल रहा है, दोनों आप देख रहे चल रहे हैं। लेकिन ना ही रिलायंस चल रहा है, ना ही HDFC बैंक चल रहा है। आप एक बार चाहें तो दोनों को एक बार दिखा भी सकते हैं। दोनों बाकायदा इस समय लाल निशान में है, HDFC भी और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाजार कुछ नए तरीके से अपने आप को सोच रहा है या कुछ नई कैलकुलेशन डाल रहा है। ये है रिलायंस जो नहीं चला और ये है HDFC बैंक जो नहीं चला। अब आप ये सोचो, 2 मेजर प्लेयर मार्केट के चल नहीं रही है, लेकिन मार्केट अभी भी डेज हाई के आसपास आके खड़ा है। वजह बहुत साफ है, दूसरे शेयरों का पार्टिसिपेशन। जैसे आज बैंकिंग में सरकारी बैंकों का दबदबा है, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, आप कोई भी शेयर फायर करेंगे आपको थोड़ा पता लग जाएगा। PSUs बैंक का अपना एक इंडेक्स है बाकायदा, आप उसको भी चेक करेंगे तो डेज हाई पे है। और इन्हें कई बार आपके सामने बात रखी है कि आप इंडाइसिस से बहुत बड़े पैसे की उम्मीद ना करें, आपको चर्निंग करनी है तब स्टॉक्स में चले जाओ। से मान लो मेरे को कोई बैंकिंग काउंटर समझना है या मैं फिर बैंक निफ्टी ना लूँगा, मैं बैंक निफ्टी की बजाय कोई उससे जुड़ा हुआ कोई स्टॉक ले लूँगा, चेक कर लूँगा, अच्छा किसमें डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, मैं वो पोजीशन लूँगा। क्योंकि वहाँ पे आप परसेंटेज में और कन्विक्शन में ज़्यादा कमाएंगे एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। नहीं तो बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर होता अगर आज HDFC लाल निशान में नहीं होता, तो यही निफ्टी आपकी कम से कम 150 पॉइंट ऊपर होती अगर आज रिलायंस लाल निशान में नहीं होता। तो
होता क्या है कि जो बड़े शेयर हैं वो आपको चलाते भी हैं, तो वो शेयर आपके जब वो नहीं चलेंगे वो आपको गिराएंगे भी। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये रिवर्सल नहीं चलता है कि एक ही तरफ होगा, दूसरी तरफ के हिस्से भी आपको देखने पड़ते हैं। अब आते हैं एक और पॉइंट पे। अब आप देखो मार्केट के अंदर कितना ब्यूटीफुल काम हो रहा है। मैंने आपको सुबह सुबह रेलवे काउंटर्स के बारे में बताया था और मैंने एक थीम भी आपको नोटिस कराई थी कि रेलवे में जो सुरक्षा वाली कंपनी है ना, जितनी भी है, चाहे वो सिग्नल से जुड़ी हुई है, चाहे वो कवच से जुड़ी हुई है, आप सब उनको ध्यान रखना। मेरे कहे से कोई शेयर नहीं चलता, लेकिन कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स जो बकायदा 4% नीचे था, वो अपर सर्किट पे है, मतलब 5% का उसमें अपर सर्किट लग गया और एक ही झटके में आप देखोगे उसके अंदर अपर सर्किट लगा लास्ट में। कहने का मेरे मतलब है कि आप थीम सेलेक्ट करो, आप पकड़ते जाओ उस थीम को और आपके काम आता जाएगा। एक थीम मैं आपको और बताता हूँ, आप ना ये जो शूज़ वाली कंपनीज़ है इस पर भी ज़रूर ध्यान रखना। मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स आपके सामने भी नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मैंने छाटे नहीं, बट ये सेगमेंट अपने आप में बहुत अच्छा है। आपको मैंने धानी सर्विसेज कुछ दिन पहले आपको नोटिस कराया था, देखो वो डेज हाई पे आ गया वापस से और आज अच्छा बढ़िया मोमेंटम उसके अंदर बढ़ा है। ठीक, बाटा, एक्टिव, खादिम और भी कुछ इस तरह के शेयर्स हैं, आप सारे के सारे अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। मैं बार बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने पिछले हफ्ते से ही बात करना शुरू कर दिया था कि आप ना स्टॉक्स का चुनाव करो। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आप इस समय इंडेक्स के अंदर आप खड़े हो ना तो आप बहुत बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। अच्छा एक और बात, आज सबको लग रहा है कि 100 पॉइंट ऊपर है निफ्टी। आप मेरे को कोई आदमी ये खड़ा होकर बता सकता है आज गैप कितना मिला था? आज 80 पॉइंट का तो गैप था। एथिकली तो बाजार सिर्फ 20 ही पॉइंट चला है अगर देखा जाए गैप के साथ, तो क्योंकि आप 80 पॉइंट्स तो गैप के लेके आए हो, उसके बाद आपके पास आया। हाँ, मैं बैंक निफ्टी के मूवमेंट को मान सकता हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी तो लाल निशान में भी गया हुआ है, कई बार गया हुआ है लाल निशान में। और आज बैंक निफ्टी का देखने के बाद ये पॉइंट मैं कह सकता हूँ कि आज बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा दम लगा है और उसने काफ़ी अच्छे से प्लेस किया है अपने आप को। लेकिन मैं निफ्टी के आज के मूव से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। एक और चीज़, 650 तक का रेजिस्टेंस एरिया है और इस रेजिस्टेंस एरिया के अंदर देखते हैं क्या होता है, आज क्लोजिंग मिलती है नहीं कि मिलती। मेरा ऐसा मानना है ऊपर से थोड़ी शेडिंग भी हो सकती है, बाजार थोड़ा नीचे भी आ सकता है क्योंकि दो मेजर कंटेंडर HDFC और रिलायंस का मेजर सपोर्ट नहीं है आपके पास। श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंशुल जैन जुड़ रहे हैं, सुमित मूलचंदानी जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और एक और चीज़, आज ना 12 बजे इन्फ्लेशन के नंबर आए, आपको सुन के और देख के भी हैरानी हो सकती है इन्फ्लेशन को मार्केट कैसे इग्नोर करता है। नंबर्स थोड़े से ज़्यादा थे, इन्फ्लेशन रेट टिपिकली बढ़ के आई है, लेकिन इन्फ्लेशन को देखता कौन है? अब तो देख रहा है एफआईज को, अभी देखा जा रहा है मार्केट के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, और अभी देखा जा रहा है, या फिर मैं बोलूँगा ग्लोबल मार्केट्स के यूफोरिया को। ठीक है ना? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाज़ार के अंदर इस समय काम कर रही हैं। इस समय इन्फ्लेशन तो बहुत बैक बर्नर पे है, तो आप भी ना हर चीज़ को नोटिस मत करो। जो चीज़ नोटिस करने वाली है सिर्फ उसी को ही नोटिस करो। ज़्यादा को नोटिस करोगे ना फिर आपसे ट्रेड ही नहीं हो पाएगा। श्रीकांत जी हमारे साथ है, एक बार मोटा मोटी व्यू पॉइंट उनसे ले लेते हैं इंडाइसिस का, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। श्रीकांत सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर ये बात ठीक है कि बाजार 24,600 पे है, नए हाई पे भी है, बट ये बात भी उतनी ठीक है कि पिछले एक हफ्ते से निफ्टी को जो नया हाई बन रहा है थोड़ा नीचे आता है, फिर 10 पॉइंट का हाई बनता है, फिर वो नीचे आ रहा है, यानी कि रेंज का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ क्लोजिंग बेसिस पर जो 650 हम चाहते हैं। तो सर चांसेस क्या है कि 650 के ऊपर आएगा मार्केट? एक तो पहला ये, और दूसरा बैंक निफ्टी थोड़ा एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है। सर एक बार टेक उस पर भी आपका। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून अभिषेक। तो देखिए निफ्टी की अगर बात करें तो मुझे यही लग रहा है कि मार्केट जो है वो नो डाउट कि ओवर एक्सटेंडेड मोड में ट्रेड कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप इंट्राडे में देखेंगे, बिकॉज क्या होता है ना कि जैसे जैसे वॉलेटिलिटी कम होती है वैसे वैसे आपके टाइम फ्रेम को आपको कम करना पड़ता है टेक्निकल्स में। तो अगर आप डेली में देखेंगे तो आपको दिखेगा अरे ये तो जस्ट 20 पॉइंट 50 पॉइंट 100 पॉइंट चला है, लेकिन अब आप इंट्राडे बेसिस पे देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये अच्छी खासी हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बना रहा है, पर्टिकुलर टाइम के बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर रहा है और वापस अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर रहा है। एंड इट इज मेनली बिकॉज ऑफ कि विक्स वो काफी लो हो चुके हैं, तो हमें थोड़ी सी एक्टिविटी ग्रेजुअल ही देखने मिलेगी। बट साथ ही साथ जैसे आपने अभी कहा कि बाकी इंडेक्स हेवीवेट्स में अभी कोई एक्शन नहीं है, लेकिन एक एक इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक्स में एक एक दिन ऐसी कुछ ना कुछ हरकतें हमें देखने मिलेगी। हमें लगता है कि जैसे मार्केट कई बार बार जो 24,600 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है ये पॉजिटिव है, और 24,600 के ऊपर जो नेक्स्ट टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 25,000 के हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हमें लगता है कि 24,900 से लेकर 25,000 के लेवल्स निफ्टी दिखा सकता है।
और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो बैंक निफ्टी है, वहाँ पे आज थोड़ी-सी रिवर्सल एक्टिविटी बिल्कुल बनी है। यहाँ पे भी हमें लगता है कि 53,500 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी आने वाले कुछ दिनों में रजिस्टर कर सकता है। तो ग्रेजुअल एक्टिविटी रहेगी, लेकिन एक्टिविटी हमें बिल्कुल अपर साइड यानी कि बुलिश बायस के साथ हमें इस मार्केट में ट्रेड करना है और ट्रेंड को फॉलो करना है। तो अपने जो स्विंग लोज है आप उसे फोकस कीजिए। जैसे 24,100 का स्विंग लो बना है, तो 24,100 ये मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक इन लेवल्स को तोड़ेगा नहीं मार्केट, तब तक मैं इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स के करीब कुछ लॉन्ग की पोज़ीशंस बनाने की कोशिश करूँगा। इसकी पूरी की पूरी रणनीति आपके लिए हो गई, सपोर्ट लेवल्स और रेंज आपको पूरी पूरी बता दी आपको श्रीकांत ने। आगे बढ़ेंगे और अब चलेंगे आपके लिए क्लोजिंग के सौदे खोजते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स के जरिए। शुरुआत जी अंशुल जी आपसे करेंगे। नमस्कार, बताइए आपके ट्रेड्स कौन से हैं, कहाँ भरोसा है आपका? नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार डिम्पी जी। शुरुआत डिम्पी जी आपको धन्यवाद देने से शुरू करूंगा। धानी आपने नोटिस कराया था 88 वीक का कप एंड ब्रेकआउट और कैंपस 26 हफ्तों का कप एंड ब्रेकआउट, दोनों धानी चलना स्टार्ट कर दिया है। कैंपस ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 310 निकलते से इसमें भी आग लगेगी। तो दोनों चीज के लिए धन्यवाद, ताकि आपकी शिकायत ना रहे, क्योंकि पीछे आते आते मैं भूल जाता हूँ। दूसरा, बैंक निफ्टी में अगर देखें तो 75 मिनट के चार्ट पे 32 बार का एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, जिसका ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 52,600 52,650 जैसे निकलता है 53,500 की तरफ बैंक निफ्टी चलना स्टार्ट कर देगा। तो मार्केट में तेजी बनी रहनी चाहिए। और अगर बैंक निफ्टी 53,500 जाता है तो निफ्टी भी 24,900 950 तक आ जाएगा। इसलिए हम मार्केट में बुलिश हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली तगड़ी चल रही है, कंटिन्यू रहने की एक्सपेक्टेशन है। तो पहला बाई रहेगा एचडीएफसी एएमसी में। एचडीएफसी एएमसी में 19 डेज का कप एंड हैंडल ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद 9 दिन इसने वापस कंसोलिडेट किया और आज फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। तो इस स्टॉक को बाई करना चाहिए 42.25 पे। 41.85 का स्टॉप लॉस रहेगा और 42.85 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। इसके ऊपर निकलता है तो 43.40 तक ये स्टॉक जा सकता है। दूसरा काउंटर है ग्रैन्युअल्स। इसमें 80 दिन का बेस ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद वापस से एक छोटा सा कंसोलिडेशन किया है 6 दिन का, जहां से फ्रेश ब्रेकआउट आया है। 522 रुपए में इसको बाई करना चाहिए। 516 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 532 रुपए का इमीडिएट टारगेट रहेगा। 532 पे प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। एक्सटेंशन के टारगेट्स इसमें नहीं दिख रहे हैं। तो ये 2 बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, ये 2 शेयर हो गए अंशु जी की तरफ से। एचडीएफसी एमसी के नतीजे आपकी स्क्रीन पर भी हैं। मुनाफा 541 करोड़ रुपए से बढ़ा है। आय 695 करोड़ से बढ़कर 775 करोड़ रुपए पर। हालांकि अनुमान के मुताबिक ही ये नतीजे आए हैं। शेयर है करीब 3% ऊपर। एएमसी स्टॉक्स की बात करें, बहुत अच्छा कोई रनअप नहीं दिखाया है। एचडीएफसी एमसी देखिए फिलहाल 3% ऊपर ये कारोबार जरूर कर रहा है। 541 करोड़ से बढ़कर 604 करोड़ रुपए इसका आया है मुनाफा एचडीएफसी एएमसी का। हालांकि अंशुल जी ने इस पर अपनी राय भी दे दी है, आपके लिए ट्रेड के मौके पहले ही बता दिए हैं। तो ये शेयर आपके लिए हो गए। सुमित जी, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं सर, और क्या आप जो शेयर देंगे वो बजट के लिए भी काम करेंगे, उस फ्लेवर में होंगे? अभिषेक जी, डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून। पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। तो बिल्कुल यहाँ पे नज़रिया तो सेम रहेगा। देखिए आज पीएसयू बैंक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो 2 बाय कॉल्स रहेंगे। दोनों में से एक मेरा पीएसयू रहेगा। जो पहला कॉल रहेगा वो लुपिन का रहेगा। देखिए लुपिन एक फॉलोअप भी आप बोल सकते हैं और फ्रेश बाय कॉल भी यहाँ पे आप बोल सकते हैं। लुपिन को हमने करीबन 10 दिन पहले सजेस्ट किया था 1745 की लेवल्स पे। स्टॉक अभी 1830 1840 के लेवल्स तक आ चुका है, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी एक फ्रेश मोमेंटम बन सकता है। देखिए स्टॉक ने 4 दिन पहले एक न्यू हाई अप्रोच किया था। 3 दिन का कंसोलिडेशन है, फिर से एक न्यू हाई की तरफ अप्रोच कर रहा है और आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो यहाँ से एक फ्रेश न्यू अप मूवमेंट स्टार्ट होगा। प्रीवियस जो हमारे टारगेट्स है वही सेम रहेंगे, तो किसी को अगर न्यू एंट्री लेनी है वो भी ले सकते हैं, और जिनके पास है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहिए। 1767 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में टारगेट रहेगा 1966 और 2108। जो दूसरा कॉल रहेगा वो रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र।
देखिए अभी रिजल्ट आई थी, रिजल्ट इज अप टू डेट एंड एनपीए भी डिक्रीज हुआ है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे काफी एक फ्रेश मोमेंटम बन सकता है। स्टॉक में जो एक रेजिस्टेंस है वो है 71 72 की लेवल्स, ये जैसे ही क्रॉस करेगा तो हमें लग रहा है कि 8250 और 88 ये दो लेवल्स के लिए आप इसे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम 6350 का। लास्ट में फॉलोअप देना चाहूंगा, 4 तारीख को हमने आरईसीएल लिमिटेड्स के कॉल दिया था, 575 पे बाय दिया था और 648 का टारगेट दिया था। टारगेट कल के सेशन में अचीव हो गया था और आज जो है एक प्रॉफिट बुकिंग लग रहा है, तो जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग पार्शियली करें, और जो रेस्ट आपके पास अगर कोई होल्डिंग है तो 615 के एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप खड़े रहिए। ठीक है, तो आपके लिए फार्मा के जो शेयर हैं वो चौतरफा निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा आप आरईसी पर भी नज़र रखिए, 632 रुपये का फिलहाल भाव है, लेकिन चले हुए शेयर हैं और क्या भरपूर चले हुए ये स्टॉक्स हैं। तो आपके लिए ये स्टॉक सुमित जी की तरफ से। श्रीकांत जी आप बताइए सर, आपका भरोसा, आपका कन्विक्शन क्या कह रहा है, क्या ट्रेड करें अभी? बिल्कुल, तो देखिए मेरी नज़र ऑयल एंड गैस स्टॉक्स के ऊपर है और हमने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इन सभी स्टॉक से आते हुए देखे हैं। यहाँ पे अगर आप ओएनजीसी देखें तो उसने एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट किया है, यानी 315 के लेवल्स को उसने लगभग 2015 के बाद फर्स्ट टाइम क्रॉस किया। ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट ओएनजीसी के लिए बोला जाएगा। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आज वो चल भी चुका है स्टॉक, तो स्टॉप लॉस से काफ़ी दूर है। इसी वजह से मुझे लगता है कि पेट्रोनेट एलएनजी यहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है, जो 350 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। 338-37 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे, तो पेट्रोनेट एलएनजी को लॉन्ग करें 350 के करीब, 337-38 का स्टॉप लॉस। टारगेट्स नजर आते हैं 375 के, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ अंडर परफॉर्मिंग बैंक्स जो है, जहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस था, वहां पे भी हमें लगता है कि बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। तो इसी वजह से इंडसइंड बैंक को लॉन्ग करें, 1440-50 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। 1420 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें, और जो टारगेट्स नजर आते हैं वो 1500 के लगभग के हैं। तो करंट लेवल से इंडसइंड बैंक को भी लॉन्ग करें और ऑयल एंड गैस में पेट्रोनेट एलएनजी को लॉन्ग करके चलें। डन। खैर इस बीच एक दो शेयर मेरे को ऐसे भी पता करने हैं जो मैं रोज़ के स्विंग या ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं रखना चाहूँगा। वो कई बार ऐसे लेवल पे आ जाते हैं जहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। उसमें से एक कड़ी पे मेरे पास जो शेयर आया उस शेयर का नाम है जी एंटरटेनमेंट। एक बार मेरी वाली स्क्रीन दिखाइएगा ज़रा चार्ट पे, और मैं आपको बताऊँ, मैंने इसके वैसे तो डेली चार्ट में इसको वीकली भी कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और इसमें क्लियर हो जाए। पहले मैं वीकली पे आऊँगा। मेरी वाली स्क्रीन दिखाना, आप अपनी वाली मत दिखाओ, उसके अंदर ज़्यादा नहीं दिख पाएगा। ठीक है, आपको मैं दो चीज़ें दिखाता हूँ उसके अंदर से। पहला पॉइंट है ये देखिएगा, एक क्या ब्यूटीफुल सा बेस बन गया है, आप देख रहे होंगे, मैंने नीचे मार्क किया आपके लिए, आप नोटिस करेंगे। और ये मैं 2020 का बता रहा हूँ, ये अप्रैल 2020 है। फिर वही बॉटम बना हुआ है 2000 अगस्त 20 के अंदर ही। सुमित मूलचंदानी जी आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, हाँ आपसे मैं पूछूंगा उसके बाद। फिर उसके बाद ये वाला बेस देखिए 2024 के अंदर, 4 साल बाद भी हम उसी जगह पर आकर टकराए हैं और बढ़िया शानदार वाला बेस इसके अंदर बना हुआ है। ये तो कंफर्म हो गया कि अभी 125-130 के नीचे नहीं जाएगा। ये तो इसने कंफर्म कर दिया अपने 4 साल के बड़े पैटर्न, बड़े कंसोलिडेशन को प्रूव करके। अब आते हैं इसके, मैं ज़रा वीकली से 1 मिनट के लिए मैं इसको ज़रा डेली करना चाहूँगा ताकि मैं इसके मोमेंटम को आपके सामने रख पाऊँ। आप देखिए इसने 50 दिन की एवरेज को फाइनली ब्रेक करके अब चलना शुरू किया, बैक टू बैक कैंडल्स हैं, और ये 200 दिनों के एवरेज को चेस करेगा। मेरा तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है कि भाई 50 दिन तोड़ दे, 200 दिन की तरफ एवरेज पे जाएगा, शेयर का बेस बना हुआ है, काम हो जाएगा। तो आप इसका भी देखोगे तो ना, ये भी एक बढ़िया वाला बेस बना हुआ है। फर्स्ट हाफ यानी कि पहले हाफ का, मई से पहले तक का ये वाला हिस्सा, मैं चलो मार्क ही कर देता हूँ, आपको ऐसे फिर नोटिस नहीं हो रहा होगा। ये वाला हिस्सा, इससे पहले तक हम 50 दिन के एवरेज के नीचे थे, इसके बाद में हम टिपिकली 50 दिन के एवरेज के ऊपर रहते हैं, मेजॉरिटी हिस्सा। हाँ सुमित जी, क्या हम कैलकुलेशन में ठीक पकड़ रहे हैं? हमारा अपना मानना है कि निजी तौर पर 180 हो जाएगा, बाद में 250 भी होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा 250 में, बट 180 होने में शायद इसी सीरीज़ में हो जाए। अब ये फ्यूचर में नहीं है, अब ये कैश में ही लेना पड़ेगा हमको शेयर, इसका फ्यूचर आउट हो चुका है। डिम्पी जी, जैसे आपने वीकली और डेली में चेक किया था, देखिए जब आप लोअर टाइम फ्रेम में चेक करेंगे 75 मिनट्स में एक डाउन साइड वेज का एक ब्रेकआउट आया हुआ है विद द पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो जो फ्राइडे का फर्स्ट सेशन था, आप देखिए उसी में ही एक बढ़िया सी वॉल्यूम कैंडल का ब्रेकआउट आया हुआ था, तो स्टॉक को तभी हमारे रेडार पे था। स्टॉक अभी न्यू फॉलोअप पे है और न्यू हाई की तरफ अप्रोच कर रहा है।
तो अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जब स्टॉक को पिक करते हैं तो जो पहला टारगेट रहेगा वो करीबन यहाँ से 168 का रहेगा। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 152 का। जैसे ही ये अपना 168 का लेवल क्रॉस करेगा, बिल्कुल जो सेकंड टारगेट एक्सटेंशन का आप देखेंगे तो करीबन 182 का यहाँ पे टारगेट आपको बनेगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 168 तक आ सकता है। इसमें जैसे मैंने कहा कि डर कम है, इसके अंदर उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, तो डर वर्सेस उम्मीद भी अगर आप देखो, भाव और भावनाओं का गेम है, तो भावनाओं वाले में सेगमेंट में आ जाओ ना तो उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है और डर थोड़ा कम है, जैसे मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया चार्ट के ज़रिए और सर भी ऑलरेडी आपको बता रहे हैं। तो जी एंटरटेनमेंट इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर ध्यान रखिए, ये स्विंग का बेनिफिट नहीं देगा आपको और मिलेगा भी नहीं और लेना भी नहीं चाहिए, बट इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक अच्छा शेयर हो सकता है। वैसे मैं एक डिस्क्लोजर के साथ कि शायद आज जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से भी इस शेयर को एक इन्वेस्टमेंट्स कॉल के तौर पर दिया गया है। क्यों मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ क्योंकि जेएम फाइनेंशियल्स की सोनी पटनायक भी हमारे साथ जुड़ रही है, उनसे पर कंफर्मेशन भी ले लेते हैं और साथ ही साथ उनसे एक ऑप्शंस का ट्रेड भी ले लेते हैं। बजाइए बिल्कुल लेके आइए सोनी पटनायक को ऑप्शंस के चैंपियन के लिए। सोनी मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वैसे तो आप ऑप्शंस का ट्रेड बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरे को लगता है आज राहुल जी ने एक ट्रेड दिया है, आप इन्वेस्टमेंट्स कॉल है, वो जी एंटरटेनमेंट की है। मैम ये ठीक है, आपकी हाउस की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया जी एंटरटेनमेंट इन्वेस्टमेंट कॉल का? जी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी सही कहा है, राहुल जी की तरफ से आज इनिशिएट हुआ है, जीएम का इन हाउस कॉल है जी पे। ओके ठीक है, डन मैम। ये तो आपने मेरे को कंफर्मेशन दे दिया। अब मेरे को आप बताइए, आपका ऑप्शंस का ट्रेड आपने कौन सा आइडेंटिफाई किया है मैम? डिम्पी जी यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस 820 कॉल ऑप्शन जुलाई सीरीज का खरीदने का सलाह है। आपको बाय करना है 13 से 15 के रेंज में, स्टॉप लॉस है 8 रुपए का, टारगेट यहाँ पे रहेगा 25 का, लॉट साइज यहाँ पे 1000 का है। तो आपका मैक्सिमम रिस्क एज पर द स्टॉप लॉस करीबन 6000 के आसपास होगा और मैक्सिमम रिवॉर्ड अगर टारगेट की तरफ जाता है और व्यू सही जाता है तो रिवॉर्ड के अनुसार आपका यहाँ पे मैक्सिमम रिवॉर्ड 11000 हो सकता है। तो यहाँ पे LIC हाउसिंग में हमने देखा है कि पहले भी उसने 810, 816 के लेवल को टेस्ट करके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग फेस किया था। 760, 770 के रेंज से स्ट्रेंथ कलेक्ट करके अभी दोबारा रिबाउंड किया है 800 के ऊपर। तो यहाँ से दोबारा वो 820, 830 के रेंज को रीटेस्ट कर सकता है। तो ये यहाँ पे सेफ ऑप्शन 820 कॉल ऑप्शन का यहाँ पे रेकमेंड करना चाहते हैं। ठीक है सोनी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला। आई होप आप चलते चलते फ़ोन पे लगता बात कर रहे थे, आराम से बैठ के बात कीजिए, मेरे को ऐसा लगा, ऐसा फील हो रहा था। बट बाय द वे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे को ट्रेड दिया। 820 वाली कॉल है, आप ये कह रहे हैं 13 से 15 में प्लस करें। देखो ये वाली कॉल देख के भी आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं बजट वाला एंगल मैम ने डाला हुआ है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज टिपिकली बजट से पहले एक राउंड की तेज़ी ज़रूर दिखाएंगी। आप समझ लीजिएगा, ऑटो और हाउसिंग दो ऐसे सेगमेंट है सरकार बिल्कुल नहीं छोड़ेगी इस बार, जो कर सकती है वो बोलेगी, चाहे 1 साल में ना करे, 5 साल का रोड मैप दे, लेकिन देगी ज़रूर। ये हमारा अपना निजी असेसमेंट है, खैर आप अपने हिसाब से जो सोचिएगा। इस पे 25 रुपये का टारगेट है, 8 का स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेटेड है, आपके सामने रखा है। एक और चीज़, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी करीब 120 पॉइंट ऊपर था निफ्टी और करीब धीरे धीरे करके निफ्टी अब सिर्फ 85 पॉइंट रह गया है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि मेरे को बड़े शेयर की वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद बाजार बहुत अच्छे से क्लोज नहीं करेगा। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देखिए, लाल निशान में और ये 4 रुपये नीचे है बाकायदा। तो रिलायंस अगर और 10 रुपये तोड़ देगा तो ये निफ्टी को आज 24,600 के नीचे फ्यूचर में बंद करवाएगा। देखते हैं क्या होता है अभी, बट रिलायंस पे मेरी नज़र है। रिलायंस अगर थोड़ा और गिरा तो बाजार पे फाइनली क्लोजिंग में प्रेशर बना सकता है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे पता करेंगे क्या करना चाहिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार कोशिश कर रहा है निफ्टी 24,600 के स्तर को पकड़ के रखने की। 83 अंकों की तेजी इस वक्त आपको दिखेगी और निफ्टी बैंक है 225 अंक ऊपर। एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो तेजी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ है। 1350 शेयर हैं मजबूती वाले और उसके मुकाबले 1100 शेयर हैं कमजोरी वाले। तो इससे आपको बाजार की तस्वीर का अंदाजा लग जाएगा।
आज आप देखिए सरकारी शेयरों में जोश है और सरकारी में भी अगर आप एनर्जी पैक देखेंगे तो ONGC, NTPC ये शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। अच्छा, ONGC लगातार एक्शन में है। आज सुबह हमारे सहयोगी प्रकाश ये बता रहे थे कि इस प्राकृतिक गैस को और इसके अलावा ETF को GST के दायरे में लाया जा सकता है और इसको लेकर बातचीत चल रही है पेट्रोलियम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच में, और उम्मीद करते हैं कि GST काउंसिल की जो अगली बैठक होगी उसमें प्रस्ताव आ भी जाएगा। ONGC है 5% ऊपर और आज इसने 52 हफ्ते का ऊपरी स्तर भी बनाया है 322 रुपए 20 पैसे का। अंशुल जी, ONGC जरा बताइए, लगातार मजबूती इसमें कहां तक जाते हुए आप इसमें देख रहे हैं शेयर को? स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के साथ स्टार्ट करूंगा। ONGC आपके चैनल पे 292 में बाय रिकमेंड किया था, लगभग 340 का स्विंग बेसिस पे टारगेट दिया था। शॉर्ट टर्म टारगेट हो चुका है, स्विंग टारगेट 340 का भी बचा हुआ है जो प्रोबेबली 2 से 3 सेशन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। फ्रेश बाइंग यहाँ पे सजेस्टेड नहीं रहेगी क्योंकि स्टॉप लॉस नीचे हो जाएगा 305 रुपए की तरफ, तो जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए 340 के व्यू के साथ। ठीक है, ONGC को लेकर ये व्यू, 5% ऊपर ये शेयर। अच्छा श्रीकांत जी, लास्ट वीक हमने देखा कि प्लेटफॉर्म वाले जो स्टॉक्स थे BSE और CDSL चल रहे थे। CDSL ने एक दिन तो बड़ी मूव दिखाई थी, लेकिन BSE लगातार 3 दिन से एक्शन में है, आज हल्की सी तेजी है, लेकिन आज MCX का भी सपोर्ट मिल रहा है। MCX आप देखिए आज वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल है। MCX क्या संकेत दे रहा है आपको? 4-4.25% की तेजी MCX में, क्या इस स्तर पर भी इसको लॉन्ग करना चाहिए? तो अभिषेक जी देखिए, MCX वैसे हमारे रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में है तो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसे जितने भी कंपनीज है जहाँ पे कुछ ना कुछ ओवरऑल मार्केट बढ़ने का जो बेनिफिट मिलता है, आई थिंक उन सभी स्टॉक्स में हमें फोकस करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है, पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है और ओवरऑल लिक्विडिटी का फ्लो उसके पीछे बढ़ेगा जिसका बेनिफिट डायरेक्टली इन सभी कंपनीज को मिलता है। तो हमें तो लगता है कि बिल्कुल ये सेक्टर में बुलिश रहना चाहिए, बट ओनली थिंग कि इसे लॉन्ग टर्म व्यू के साथ खरीदें क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि काफी एक्सपेंसिव है। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू से खरीदते हैं तो बिल्कुल इसमें काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। को लेकर ये व्यू, लेकिन आज बाजार में एक पैक है जहां पर हम तेजी देख रहे हैं और आज ही नहीं बल्कि पिछले 2 हफ्ते से वो पैक एक्शन में है, वो है फार्मा का। सेहत दुरुस्त है। NSE का जो फार्मा इंडेक्स है वो 1 साल की ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। ट्रिगर्स क्या है फार्मा कंपनीज के लिए, खबरें क्या आई हैं, ये सब कुछ लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद बताइए, क्यों तेजी बन रही है फार्मा शेयरों में और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, निफ्टी फार्मा इंडेक्स जो है अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स को टच किए हैं और इस साल 24% ये इंडेक्स भागा है और एक साल की बात करें तो 48% में ग्रोथ आई है। लेकिन क्या अहम ट्रिगर्स है फार्मा स्पेस के, उसके बारे में बात करूंगा, जहां पे एक सुपीरियर US मार्केट की ग्रोथ देखने मिली और एक डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है पहले तिमाही में। इसके अलावा रॉ मटेरियल प्राइसेस में गिरावट के कारण मार्जिन बढ़ सकता है और भारत के जो प्रोजेक्ट्स है, जो डोमेस्टिक मार्केट है, वहाँ पर उन्होंने प्राइस हाइक्स भी ली है। क्रैम्प सेगमेंट में भी जो है एक बुलिश नज़रिया देखने मिल रहा है। आज बहुत सारे अहम न्यूज़ फ्लोज फार्मा सेगमेंट से आ रहे हैं। सबसे पहले औरोबिंदो फार्मा को लेते हैं, जहां पे 18 जुलाई को उनकी बोर्ड मीट होगी शेयर बायबैक के लिए। याद रखिए ये पहला शेयर बायबैक होने वाला है। पिरामल फार्मा को देखे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, 0 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस आई है US FDA के इंस्पेक्शन उनके अहमदाबाद फैसिलिटी को लेकर। वही सिप्ला की बात करें तो यहाँ पे उनको वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड मिला है महाराष्ट्र प्लांट्स के लिए। लुपिन को भी 0 ऑब्जर्वेशंस आए हैं US FDA द्वारा गुजरात प्लांट में। और आखिर में एलेम्बिक फार्मा की बात करें जहां पे उनको ANDA अप्रूवल आ गया US FDA से अपनी ब्लड प्रेशर ड्रग के लिए। तो आज बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज फार्मा स्पेस में आ रहे हैं। हमने आपको ट्रिगर्स बता दिए, लेकिन वैल्यूएशंस कैसा बैठ रहा है वो देखते हैं। 12 मंथ फॉरवर्ड पी के रेशियो पे सन फार्मा 33 गुना पे ट्रेड कर रहा है। वही सिप्ला डिविस लैब्स जो है यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस है। सिप्ला का लगभग 26 टाइम का, डिविस लैब्स का इससे भी डबल है, 55 टाइम्स का है। वही जाइडस लाइफ, डॉक्टर रेडी ये 20 to 28 टाइम्स पी पे ट्रेड कर रहे हैं और टोरेंट फार्मा हायर साइड में 46 टाइम्स पे।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये बताने के लिए कि क्या है फार्मा की पूरी तेजी के ट्रिगर्स। और जी हाँ, जब नतीजे आएंगे तो एक पर्टिकुलर स्टॉक जहाँ पे सभी एनालिस्ट का जितनी भी रिपोर्ट्स हमने देखी या सभी एनालिस्ट से बात की, वो बता रहे हैं कि जाइडस लाइफ साइंसेस के जो नतीजे हैं वो काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ और कंपनीज हैं जिनका यूएस में ज़्यादा एक्सपोजर है, जैसे औरोबिंदो फार्मा, वो भी डिसेंट अर्निंग्स जो हैं पोस्ट कर सकते हैं। पर जाइडस लाइफ साइंसेस भी उनके वन ऑफ द टॉप पिक्स में ही है अगर हम कंसेंसस की बात करें तो। एक बार सुमित आपसे समझना चाहेंगे कि पूरे फार्मा स्पेस में जाइडस लाइफ के लिए कौन से टारगेट्स बनकर आ रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक ने ऑलरेडी ज़बरदस्त रनअप दिखा दिया है। कई समय से जो है ये सारी चीज़ें फैक्टर इन होने लगती हैं कि नतीजे किस तरीके से रहेंगे, पर क्या अभी भी जाइडस लाइफ साइंसेस में कोई मौके हैं या इन स्तरों पे अवॉइड करें? बहुत ही पॉजिटिव है। स्टॉक ने जो फर्स्ट ब्रेकआउट दिया था 17 मई को दिया था, लेकिन फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आई और रीटेस्ट कैंडिडेट के बाद ये स्टॉक ने न्यू अटेम्प्ट किया, न्यू अप्रोच किया। तो बिल्कुल अभी भी जिनके पास पोजीशन है होल्ड की सलाह रहेगी। जिनको न्यू पोजीशन बनानी है बिल्कुल आप यहाँ पे बना सकते हैं। हमारा ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीबन 1120 का रहेगा। अब हायर हाई हायर लो का जब बॉटम अप कैच करते हैं और उसको रिट्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो पहला टारगेट आएगा वो करीबन 1320 का आएगा। तो बिल्कुल आप स्टॉक में बने रहें। साइंसेस जिनके पास है ऑलरेडी वो बने रहने की उनको सलाह मिल रही है। पर चलिए अब 3 बज चुके हैं और अब समझते हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स जहां पे दिख रहा है एक्शन। रुक करेंगे मार्केट्स एट 3 सेगमेंट का। तो मार्केट्स एट 3 में अब हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं बताने के लिए कौन से बजर्स हैं फिलहाल। और गौरव बताइए कहां पे दिख रहा है एक्शन? जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिंडाल्को के साथ, क्योंकि कंपनी जो है अपनी लैंड बेचने वाला है जो कि महाराष्ट्र में है और इसकी जो ओवरऑल वैल्यू होने वाली है वो 595 करोड़ की होने वाली है। और इसी के साथ साथ 1.5% ऑफ द सेल्स रेवेन्यू जो है वो भी कंपनी को मिलने वाला है। अगर हम बात करें पूरे ट्रांजैक्शन की तो 3 महीने में ये ट्रांजैक्शन होना पॉसिबल है और इसी के चलते हुए हमें कहीं पर इस शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं वरुण बेवरेजेस की, क्योंकि कंपनी जो है नए जोग्राफीज़ में जाने वाला है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग लेने वाला है अभी जिम्बाब्वे में और जाम्बिया में। अगर हम बात करें जिम्बाब्वे के मार्केट की तो कंपनी का कहना है कि कहीं पे अक्टूबर 2025 से पहले ये जो मैन्युफैक्चरिंग है और सेलिंग है वो चालू हो जाएगा। और जाम्बिया में ये जो सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग है वो कहीं पे मतलब जो ऑपरेशंस है वो कहीं पे अप्रैल 2026 से पहले चालू हो जाएंगे। और इसी के चलते हुए वरुण बेवरेजेस भी हमें आज तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं कोई ऐसे स्टॉक्स की जहाँ पे हमें Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और सबसे पहले इसमें आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगर हम बात करें रिजल्ट्स की तो एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला था। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो कहीं पे 20% का एक ग्रोथ देखने को मिला वाई बेसिस पे। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो लगभग 46% से भी ज़्यादा ग्रोथ हमें इधर भी देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी की बात करें कहीं पे तो ग्रॉस एनपीएस में भी थोड़ा सुधार देखने को मिला था। नेट एनपीएस जो है वो 0.2% पे स्टेबल है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वहाँ पे भी एक अच्छा सुधार देखने को मिला। और अगर हम शेयर में भी देखें तो एक 5% सा एक उछाल हमें देखने को मिला था आज के दिन में ही। अगली बात करते हैं HDFC लाइफ की, क्योंकि यहाँ पे भी अगर नंबर्स की बात करें तो एक हेल्दी नंबर्स हमें देखने को मिले थे। कंसोलिडेटेड पैट की अगर बात करें तो कहीं पे 15% का ग्रोथ देखने को मिला हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम VNB की बात करें तो कहीं पे 18% का ग्रोथ देखने को मिला और VNB मार्जिन जो है वो 25.1% पे है, जो कि थोड़े अगर जो एक्सपेक्टेशन के देखें तो उससे थोड़े ज़्यादा थे। और इसी के साथ साथ न्यू बिजनेस प्रीमियम जो है वो भी कहीं पे 9% से बढ़ा है। और इसके बाद अगर देखा रिजल्ट के बाद हमें फिर से इस स्टॉक में भी एक थोड़ा उछाल देखने को मिला था। और आखिर में बात करते हैं HDFC AMC की, क्योंकि यहाँ पे भी अगर नंबर्स में बात करें तो रेवेन्यू जो है वो 11.5% से बढ़ा है, 11.5% से बढ़ा है सीक्वेंशियल बेसिस पे। पैट जो है वो 11.6% से बढ़ा है सीक्वेंशियल बेसिस पे। और इसी के चलते हुए रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में भी थोड़ी उछाल देखने को मिली, हालांकि अभी थोड़ा कंसोलिडेट होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो आगे जाके नंबर्स के दम पे और खबरों के दम पे ये सब स्टॉक्स में हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक अच्छा वॉल्यूम जो है वो आज के दिन में हमें इन सब स्टॉक्स में देखने को मिला है। गौरव ये बताने के लिए कि कौन से स्टॉक्स हैं फिलहाल फोकस में और खबरों के दम पे कहां दिख रहा है एक्शन, पर इस बीच स्वागत करते हैं अविनाश जी का भी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश जी बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कि मार्केट का फ्लेवर है उसमें ऑटो एंसिलरीज भी काफ़ी अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं अविनाश जी, और ख़ास तौर से टायर कंपनीज। अब देखिए जिस तरीके से डिमांड होल्ड ऑन कर रही है, ना ही सिर्फ पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बल्कि 2 व्हीलर सेगमेंट में, ये तो पॉजिटिव है ही सारी कंपनीज़ के लिए, पर साथ ही कंपनीज प्राइस हाइक भी ले रही हैं। जितनी भी तमाम कंपनीज हैं अविनाश जी, उनमें से सबसे ज़्यादा पसंद आपको कौन सी टायर कंपनी दिख रही है और क्या वैल्यूएशन कंफर्ट फिलहाल इन स्तरों पे कहाँ पे दिख रहा है आपको?
मुझे लग रहा है कि देखिए ओवरऑल बाजार है, बट अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो मुझे लग रहा है कि सीआरटी हो सकता है। सीआरटी में आपको लग रहा है कि काफी डिस्काउंट आपको मिल सकता है। प्लस जेके टायर, टिपिकली अगर आप अपोलो टायर से बात करें, वो कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर्स ये सेगमेंट में काम करते हैं, तो इनके लिए वॉल्यूम ग्रोथ का बेनिफिट भी मिलेगा, प्लस प्राइसिंग का भी बेनिफिट आना चाहिए। तो डेफिनेटली आई थिंक ये 2-3 स्टॉक्स है जहां पे आपको फोकस करना चाहिए। तो टायर्स, ये स्टॉक जो है पसंद आ रहा है अविनाश जी को। यहाँ पे आप फोकस ज़रूर कर सकते हो और ये स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है टेक्निकल सेटअप पे भी, क्योंकि इसने कई बार अटेम्प्ट किया है 540 के स्तर को तोड़ने का। आज एक अटेम्प्ट किया भी था, सस्टेन फिलहाल नहीं किया है, पर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट इसका चौथा अटेम्प्ट होगा जो कि इन स्तरों को इसको पार करना है। देखते हैं कि आने वाले सत्रों में ये कामयाब होता है या नहीं। पर इस बीच सुदीप शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। सुदीप, गुड आफ्टरनून। एंड एक स्टॉक जिस पे आपसे राय चाहिए थी सुदीप, देखिए अब ये मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, कई सारे अंडर परफॉर्मर्स भी जो है इस रेस में शामिल हो रहे हैं और उनमें से एक स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट। हालांकि पूरे मीडिया स्पेस में सन टीवी ले लीजिए आप, इन सब में ट्रैक्शन है, पर जी एंटरटेनमेंट जो है 160 के लेवल्स को फिर से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है सुदीप। कई बार इसने अटेम्प्ट किया है, हालांकि फंडामेंटल लिहाज से अभी कुछ बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो तो नहीं आया है, पर क्या चार्ट्स कुछ बता रहे हैं कि यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन ली जानी चाहिए, या अभी भी लगता है कि ये जो अटेम्प्ट है वो फेल हो सकता है? सुदीप, या गुड आफ्टरनून। जो सबसे जी एंटरटेनमेंट का चार्ट है, हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों से स्टॉक एक लगातार सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड में था, 190 से 150, पर पिछले 15-20 दिन से हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल्स पे जैसे ही वो 145, 150 के आसपास आता है तो स्टॉक पे एक अच्छी बाइंग एक्टिविटी आ रही है। हालांकि एक बड़ा अपमूव नहीं आ रहा है या फिर एक पुश जो चाहिए रहता है एक स्टॉक को आज के मार्केट के सिनेरियो में एक अच्छा मोमेंटम बन जाए वो स्टॉक में, वो नहीं आ रहा है। पर मुझे लग रहा है जो हिसाब से कहीं ना कहीं पिछले 2 दिन का जो प्राइस एक्शन है जिसकी वजह से स्टॉक अभी ये 159, 160 के आसपास आ चुका है, तो ये 7-8 दिन का जो हाईज है उसको निकाल के अब उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। प्लस साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है 10 और 20 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो काफी पिछले 7-8 महीनों में काफी बार ऐसा हुआ है कि वो हर बार वो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था, पर अब पिछले कुछ दिनों के बाद ये पहली बार हुआ है कि ये अपनी जो शॉर्ट मूविंग एवरेजेस जो होती है 10 और 20 दिन के जो ईएम है उसके ऊपर अब निकला है और अब सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है एक बॉटम फिशिंग के हिसाब से नहीं, बट एक रिस्क, हल्का सा रिस्क लेके यहाँ पे 4-5 रुपए का या 3-1% का रिस्क लेके एक बॉटम फिशिंग किया जा सकता है। 156 के स्टॉप लॉस के साथ अगर एक बाय भी करें तो 168, 172 के लेवल्स मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं और एक अच्छा सा मूव 172 के ऊपर ही यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो ये 156 और 172 के रेंज में अब ट्रेड करेगा। जितने डिप पे आप खरीद सकते हैं वो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बेहतर रहेगा। तो ये राय जी एंटरटेनमेंट को लेके, देखिए 160 के लेवल्स की हम बात कर रहे थे, उसके ऊपर निकला है, देखते हैं ये सस्टेन करता है या नहीं। पर चलिए अब जानने का वक्त हो चला है कि कौन सी खबर गर्म है। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट का। तो खबर गरम में अब शरद के पास चलते हैं जानने के लिए कि आज कौन सा स्टॉक है फोकस में, कहां पे है खबर। शरद बताइए। जी बिल्कुल, फिनिक्स मिल्स जो है फोकस में रहने वाला, और यहाँ पे जो है हमने डीलर से बातचीत की तो पता चला कि एफआई सेलिंग एक काउंटर में देखने मिल रही है, पर अब्जॉर्प्शन जो है एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट कर रहा है। लगभग 1 लाख शेयर्स जो है एक्सचेंज हैंड्स हुए हैं, और देखा जाए फिनिक्स मिल्स में तो एफआईज 33% स्टेक होल्ड करते हैं कंपनी में। अगर दिग्गज नाम की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और नोमुरा जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं। स्टॉक पिछले 1 साल में 140% ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। और अगर उनके अहम ट्रिगर्स के बारे में बात करें तो जो पहले तिमाही की ऑपरेशनल अपडेट बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। यहाँ पे जो रिटेलर सेल्स हुआ है वो लगभग 25% साल दर साल बढ़ा है, और इसके अलावा जो नए मॉल लॉन्चेस उन्होंने किए हैं तो
उसकी भी जो है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन और ऑक्यूपेंसी जो है दिखने लगी और फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स में एनालिस्ट कहते हैं वो दिखेगा। और आखिर में उन्होंने लगभग 6.5 एकड़ का ज़मीन भी जो है बैंगलोर के मॉल के पास लिया है, जहाँ पे वो एक्सपैंड करेंगे। तो बाज़ार को मैनेजमेंट की कमेंट्री एक्सपेंशन को लेके उस पर भी जो है आँख लगी हुई है। तो ये सारे अहम ट्रिगर्स हैं जिस पे फिनिक्स मिल्स जो है पूरी फोकस में है, जहाँ पे डीलर्स कह रहे हैं कि एफआई सेलिंग देखने मिल रही है। तो फिनिक्स मिल्स 2-2.25% के आसपास की तेजी है और इसको लेकर चर्चाएं गर्म है डीलिंग रूम्स में। और ये जो कुछ खबरें शरद बता रहे हैं ये सब कुछ बातचीत पर आधारित है, सूत्रों के हवाले से ही ये खबरें आ रही हैं। तो कोई भी रणनीति बनाने से पहले आप अपने प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से राय अवश्य ले लीजिएगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या खबरें चल रही हैं बाजार में। लेकिन बाजार की नज़र अब पूरी तरह से नतीजों पर भी है और नतीजों के बीच में जो ट्रिगर आएगा वो आएगा बजट का भी। लेकिन बजाज ऑटो इस पर फोकस रहेगा आगे। कल आएंगे इसके नतीजे पहली तिमाही के। उम्मीदें क्या हैं, कहां पर फोकस होगा, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि जुड़ी हुई हैं। सृष्टि बताइए कैसे नतीजे आएंगे बजाज ऑटो के? अच्छे नतीजों की उम्मीद है अभिषेक यहाँ पे, क्योंकि अगर हम देखें तो बीती पूरी तिमाही में कंपनी की वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छी रही हैं और ऐसे में ऑटो कंपनीज के नतीजे जो उम्मीद है या फिर एक्सपेक्टेशंस है वो निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम के नंबर्स जो हैं हम देखते ही हैं हर महीने आते हुए। अगर Q1 की बात करें तो साल दर साल यहाँ पे 7% की बढ़त देखने को मिली है। साथ ही कंपनी ने प्राइस हाइक भी लिया है अपने सभी सेगमेंट्स में, तो उसका भी उनको बेनिफिट होगा। और इसके अलावा देखें तो इनका मिक्स भी बेहतर हुआ है। मिक्स से मतलब कि जो इनके 2 व्हीलर गाड़ियां हैं वो ज़्यादा बिकी हैं, जो 100 सीसी वाली गाड़ियां हैं उनकी बिक्री कम हुई है, अन्य गाड़ियों की ज़्यादा हुई है। एक्सपोर्ट सपोर्टिव थे, तो इस मिक्स को देखते हुए भी अगर हम देखें तो इनके रियलाइजेशन बेहतर आने की उम्मीद है। अब अगर बात करें आंकड़ों की तो यहाँ पे आय की हम उम्मीद लगा रहे हैं 11,724 करोड़। EBITDA जो है 2,330 करोड़ के आसपास आ सकता है। वहीं मार्जिन्स जो है 20% कहीं ना कहीं कंपनी मेंटेन कर रही है, वहां पे उन स्तरों को होल्ड करते हुए नजर आ सकती है। जी हाँ, साल दर साल की इजाफा जरूर होगा। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 1928 करोड़ हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। पर अभिषेक नतीजे एक तरफ रख दें, इसके अलावा जो CNG बाइक को लेकर अभी तक जितना रिस्पॉन्स आया है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कंपनी ने हाल फिलहाल जो वर्ल्ड की फर्स्ट CNG बाइक लॉन्च की, बहुत एक्साइटमेंट देखने को मिला उसको मार्केट्स में। और हमेशा अर्निंग्स के समय कंपनी नंबर्स भी बताती है कि अभी तक कितनी बुकिंग है, तो इस बार वो नंबर्स बता रही है या नहीं, कितने नंबर्स बता रही है, इसको देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और साथ ही अगर हम देखें तो इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन में भी या उस सेगमेंट में भी कंपनी ने बोला था कि बहुत सारे डीलरशिप्स वो जोड़ेंगे Q1 के एंड तक। उसको लेकर क्या अपडेट है, साथ ही किस तरीके की वहाँ पे बिक्री चल रही है, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो बजाज ऑटो नंबर्स तो अच्छे आने की उम्मीद है, पर कमेंट्री पे खास तौर से नजर रहेगी पर नजर रहेगी। और CNG बाइक उसकी बुकिंग्स को लेकर क्या कंपनी कोई अपडेट देती है, इस पर भी नजर रहेगी। हालांकि जो रिफ्लेक्शन आएगा इसके सेल्स का, इसके नंबर्स का, वो आएगा जो करंट क्वार्टर जो चल रहा है, यानी कि सितंबर तिमाही में के नतीजों में इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक चीज़ अच्छी हो रही है, क्योंकि बजाज ऑटो का जो एक्सपोर्ट वाला हिस्सा है वो भी बहुत प्रोमिनेंट है, वहाँ पर रिकवरी हो रही है। देखते हैं नंबर्स किस तरह से निकल के आते हैं। लेकिन आय में 13%, मुनाफे में 15% के ग्रोथ की उम्मीद हम करके चल रहे हैं। हमारे 2 और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं शो में। अविनाश गोरक्षर हमारे साथ हैं, इसके अलावा सुदीप शाह हैं, आपको टेक्निकल नजरिया देंगे। अविनाश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सुदीप जी आपका बहुत शुक्रिया। अविनाश सर आपके पास आएंगे। बजाज ऑटो खबरें बहुत आई, नतीजे आ रहे हैं, सेल्स के फिगर आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक कहीं ना कहीं 9,000 से जो 10,000 वाला बैंड है उसके बीच में ही है। आप आगे क्या ट्रिगर देखना चाहेंगे अविनाश सर, जरा ये बताइए। और वैल्यूएशन के हिसाब से इस वक्त 2 व्हीलर में बजाज ऑटो किस तरह से प्लेस्ड है? सबसे बेहतर स्टॉक बजाज ऑटो है या इससे तुलना अगर करें तो आपको TVS मोटर ठीक लग रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए अभिषेक को लग रहा है कि मार्केट में 2 व्हीलर का जो सेगमेंट है वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि जून के क्वार्टर में आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रेंज पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, और यहाँ पे मुझे लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहेगी तो मोटर बाइक सेगमेंट में। लेकिन जो CNG बाइक जो लॉन्च हुई है
इनिशियल रिपोर्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, माइलेज भी काफी अच्छा है और ऐसे माना जा रहा है कि शायद अभी टीवीएस भी एक सीएनजी बाइक वेरी सून मार्केट में लॉन्च करने वाली है। अगर ये बाइक चलती है, मार्केट को पसंद आती है, और तो मेरे ख्याल से काफी इंक्रीमेंटल अपसाइड इनके वॉल्यूम ग्रोथ के लिए आएगा, क्योंकि देखिए फ्यूल सेविंग तो है बट रनिंग कॉस्ट कम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बजाज ऑटो इज वेरी एडिक्वेटली वेल पोजिशन। अभी जो जून क्वार्टर के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल होगी तभी मार्केट में मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी कि इनिशियल रिस्पांस प्रोडक्ट के लिए कैसा है। हमें तो लगता है कि ये एक अच्छा गेम चेंजर प्रोडक्ट साबित हो सकता है और अच्छे वॉल्यूम्स आपको अगले साल दैट इज FY25 में अगले 6 से 8 महीने में देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली नेट इवन करंट प्राइस पे या मान के चले थोड़ा सा अगर स्टॉक करेक्ट होता है तो इसको खरीदने का मौका सब। ठीक है, तो ये सलाह आपके लिए बजाज ऑटो पर भी, ऑटो पैक पर भी। लेकिन चलिए 3:20 होने वाले हैं और फटाफट हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं। कुछ बाजार में उन्होंने खोजा होगा बीटीएसटी करने के लिए। शुरुआत करेंगे श्रीकांत जी आपसे, बताइए आपका बीटीएसटी ट्रेड क्या होगा अभी? तो श्रीकांत जी प्लीज अभिषेक अनम्यूट कीजिए, फिर सुन पाएंगे आपको सर हम। यस यस यस, या आई रियलाइज्ड। तो देखिए इसमें यहाँ पे ना ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में ही मुझे लगता है कि गेल गैस अथॉरिटी पे फोकस करना चाहिए। 235 237 के करीब का अभी इसमें कामकाज हो रहा है और करंट लेवल से अगर मैं बीटीएसटी के बेसिस पे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जल्द से जल्द 244 से लेकर 245 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से गेल को लॉन्ग करके चले, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 232 रुपए का, टारगेट्स रखे यहाँ पे 245 रुपए के। ठीक है, गेल को लॉन्ग करने की सलाह है यहाँ से और आप इसको खरीदिए। 4% ऊपर है लेकिन ये और ऊपर जाएगा और आज इसने देखिए 52 हफ्ते का ऊपरी स्तर 232 रुपए को भी छुआ है। गेल एक बढ़िया परफॉर्मर रहा है, बहुत समय बिताया इसने 100 से लेकर 125 के रेंज में, लेकिन उसके बाद जब ये शेयर चला तो बहुत तेज रफ्तार से 200 के ऊपर भी निकला है। गेल होगा आपके लिए शेयर। अच्छा, गेल का भाव देख के ना मुझे जोमेटो की याद आ गई, इसी के आसपास के भाव होंगे जोमेटो के भी। जोमेटो ने भी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई है, शेयर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी के साथ 200 रुपए के ऊपर वो भी टिका हुआ है। 232 का देखिए इसने आज हाई बनाया है। जोमेटो पर आप सुदीप जरा राय दीजिए, ये शेयर आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि 20% से ज्यादा की तेजी महीने भर में हो गई है, लगातार ये चल रहा है छोटे छोटे कदमों से, लेकिन ऊपर बढ़ता जा रहा है। क्या अभी और चलेगा ये? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। जो हिसाब से देखिए जोमेटो का जो चार्ट है, आप देखिए इसके फेवर में दो ट्रिगर्स काम आ रहे हैं। एक तो जो कल प्लेटफॉर्म फी बढ़ाने की बात कल ही शाम को जो न्यूज आया वो, और पिछले 2-3 तिमाही से इसके नंबर्स भी अच्छे हैं। तो साथ ही साथ ये दोनों ट्रिगर्स स्टॉक के लिए पॉजिटिव तरीके से सामने आ रहे हैं। और साथ अगर आप स्टॉक का चार्ट भी देखिए तो अक्टूबर 2023 से लगातार 100 रुपए से ये स्टॉक का चला है, 200 रुपए के आसपास हो गया था मई महीने में, और पिछले दो महीनों में ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था 175 और 210 के बीच में, और अब ये कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आया है। तो न्यूज भी है, पॉजिटिव ट्रिगर भी, और स्टॉक में ब्रेकआउट भी आया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अपसाइड कैप नहीं करना चाहिए, हमें डिप्स पे बाइंग करनी चाहिए, और 220 223 के स्टॉप लॉस के साथ जो भी डिप मिले आप बाई कर सकते हैं। 243 और 250 ये दो टारगेट्स मुझे नजर आते हैं। और अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी अगर इसको होल्ड करना चाहे तो इसको कर सकता है, बिकॉज अब जो हिसाब से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, जो हिसाब से अभी बीच में इन्होंने जो जोमेटो गोल्ड के रिन्यूअल्स के रिलेटेड भी बहुत ही बड़ी मुहिम चलाई थी, तो ये सही दिशा में ये स्टॉक चल रहा है। टेक्निकली फंडामेंटली दोनों को अगर जोड़ के देखें तो मुझे लग रहा है एक बहुत ही अच्छा विकल्प है ये स्टॉक। तो आप ये स्टॉक को आप लोअर लेवल्स पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, जोमेटो को लेकर ये व्यू। जोमेटो में एक और माइलस्टोन बस अचीव ही होने वाला है या फिर अचीव हो गया है। 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप इसने हासिल कर लिया है। अगर हम 2024 की इस साल की बात करें, 80 से 90% के आसपास की तेजी जोमेटो के शेयर में हुई है। और देखिए अब ये 240 से 250 के रेंज में यहां से जाने के लिए, शिफ्ट होके पहुंचने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। 229 रुपए का भाव है। सुदीप जी लगे हाथ अपना बीटीएसटी ट्रेड बताइए सर, आप क्या है बीटीएसटी आपका?
आशीष जी, मुझे लग रहा है बीटीएसटी करके जाना चाहिए पावर स्टॉक्स में। एनटीपीसी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। पिछले 10-12 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और आज हम देख रहे हैं कि पावर स्टॉक्स में एक अच्छा मूव भी आ रहा है। एनटीपीसी, टाटा पावर लोअर लेवल से बाइंग हो रही है। और जैसे गेल का चार्ट 2-3 दिन पहले था कि एक कंसोलिडेशन में से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, आज ये ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है जोमेटो। तो मुझे लगा एनटीपीसी, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एनटीपीसी का डेली, वीकली और मंथली चार्ट तीन आप टाइम फ्रेम देखोगे तो एक बहुत ही एक बढ़िया स्ट्रक्चर टेक्निकली यहाँ पे नजर आ रहा है। और ये सेक्टर में फ्लेवर भी है पावर की, तो मुझे लग रहा है पावर में एनटीपीसी को बीटीएसटी करके जा सकते हैं 379 के स्टॉप लॉस के साथ 400 और 405 के टारगेट्स के लिए। 400 और 405 रुपए के टारगेट के लिए एनटीपीसी को खरीदने की सलाह है। अंशुल जी, आपका सौदा क्या होगा सर? लॉन्ग ही करेंगे, शेयर कौन सा होगा बताइए? अभिषेक जी, देना चाहता था मैं गेल, लेकिन श्रीकांत जी ने ले लिया है तो मैं कन्विक्शन उनकी जरूर बढ़ा दूंगा। 25 दिन का कप एंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया है तो 250 तक लग रहा है, बट चूंकि अब गेल हो गया है तो मैं दूसरा स्टॉक लूंगा, आदित्य बिरला फैशन, ABFRL। इसमें लगभग 22 दिन की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आ रहा है। 328 रुपए में बीटीएसटी करना चाहिए। स्टॉप लॉस बनेगा 323 रुपए का और ऊपर में टारगेट बनता है 340 रुपए का। इसके अलावा भी सृष्टि जी ने एक स्टॉक डिस्कस किया था, अपोलो टायर्स। इसमें 4 बार अटेम्प्ट हो चुका है ब्रेकआउट लेने का। आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है और कल के सेशन में ब्रेकआउट आ जाएगा। 538 पे इस स्टॉक को, अपोलो टायर को बीटीएसटी करना चाहिए। ऊपर में 550, 554 तक के टारगेट इमीडिएटली मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 530 लगाना चाहिए। ठीक है, 530 का स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अपोलो टायर्स के शेयर में। अच्छा, अब बाजार बंद होने में थोड़ा समय है, 4.5 मिनट का। फटाफट एक खबर जरा लेते हैं कि बजट में सरकारी कंपनियों के विनिवेश को लेकर सरकार की क्या रणनीति होगी। इस पर डिटेल के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ गए हैं। प्रकाश, फटाफट बताइए, क्या खबरें आ रही हैं आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार आगामी बजट में डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक टारगेट तय नहीं करेगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से जो डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस हैं उसको लेकर सरकार आगे बढ़ेगी और कोई स्पेसिफिक टारगेट तय नहीं करेगी। और इसके अलावा जो फोकस है वो इस बार सरकार की रणनीति में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और जो फोकस है वो PSUs के वैल्यू जनरेशन, कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व जो है डिविडेंड के रूप में वो हासिल किया जा सके। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने रिकॉर्ड डिविडेंड हासिल किया है, लिहाजा इससे उत्साहित है और रणनीति में कुछ बदलाव देखने को मिल रही है। लिहाजा बजट में डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर कोई स्पेसिफिक टारगेट तय नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि कोशिश इस बात को लेकर होगी कि जो ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस हैं उसको सरकार लेकर आगे बढ़े और कुछ ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस उसको चालू वित्त वर्ष में कंप्लीट करने के भी प्रयास किए जाएंगे। लेकिन जो भी फैसला लिया जाएगा वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से लिया जाएगा। सरकार ज़बरदस्ती डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस को लेकर आगे नहीं बढ़ेगी। ये रणनीति है और ये इसकी जानकारी हमें सोर्स दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अंतरिम बजट में भी सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई स्पेसिफिक टारगेट तय नहीं किया था। 50,000 करोड़ रुपए का टारगेट तय किया गया था, लेकिन वो भी डिसइन्वेस्टमेंट और असेट मोनेटाइजेशन दोनों मिलाकर तय किया गया था। और इसी तरह की जो रणनीति है, जो अप्रोच है, सरकार फुल फ्लेज बजट जो कि वित्त वर्ष 2025 के लिए है उसमें भी तय कर सकती है। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो विनिवेश का जो टारगेट होगा वो होगा 50,000 करोड़ रुपए का। हालांकि पिछले साल भी 51,000 करोड़ रुपए का टारगेट था, लेकिन 16,000 करोड़ रुपए की ही विनिवेश किए सरकार ने। और अगर आप पिछले 4-5 साल से देखेंगे, जो ट्रेंड है, जो भी टारगेट सेट होते हैं उससे काफ़ी कम डाइवेस्टमेंट का आंकड़ा निकल के फाइनली आता है। लेकिन ये कुछ कंपनीज हैं, आपके स्क्रीन पर इनके नाम चल रहे हैं, उनके विनिवेश जरूर फोकस में रहेंगे। NMDC, BML, कॉनकोर, IDBI बैंक, ये तमाम तो लिस्ट में, ये आपको पता भी है कि इन पर सरकार का फोकस है भी। तो 50,000 करोड़ रुपए ये लक्ष्य है सरकार की ओर से FY25 के लिए। ये सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के आ रही है। देखते हैं सरकार क्या टारगेट सेट करती है, जब बजट आता है वहाँ से क्या आंकड़े निकल के आते हैं। लेकिन चलते हैं बाजार की क्लोजिंग की तरफ अब, और 2 मिनट से भी कम का समय रह गया है और
निफ्टी आज 24,600 के पास की ही क्लोजिंग देगा। उसके पूरे के पूरे आसार दिख रहे हैं। इस वक्त बिल्कुल शांत है। पिछले पर अगर आप आधे घंटे से देखेंगे तो बाजार में ऐसा लग रहा है कोई एक्शन हुआ ही नहीं है। निफ्टी बैंक जरूर 250-250 अंक ऊपर था, थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से नीचे आया है। 176 अंक ऊपर इस वक्त निफ्टी बैंक आपको दिखेगा और यह है सरकारी शेयरों के दम के चलते। अदरवाइज अगर आप जो शेयर वाकई निफ्टी बैंक को अच्छे से खींच सकते हैं, HDFC बैंक, आप देखिए ये शेयर आपको बिल्कुल सपाट कारोबार करता हुआ दिखेगा। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी इसमें भी आई है। ICICI बैंक, ये शेयर वेटेज जिसका भी बड़ा है निफ्टी बैंक में, ये लाल निशान में आपको दिखेगा, लेकिन बिल्कुल सपाट ये भी आपको दिखेगा। तो ये जो बड़े जो दिग्गज शेयर हैं वहां से आज पार्टिसिपेशन नहीं है। हालांकि ICICI बैंक काफी ज्यादा वोलेटाइल भी आज रहा, लेकिन आज निफ्टी का लीडर बिल्कुल क्लियरली ONGC 5% की बढ़िया तेजी। खबर आई थी कि नेचुरल गैस को ETF को GST के दायरे में लाया जा सकता है, इस पर चर्चाएं चल रही हैं, वो भी एक ट्रिगर बना है। और ONGC वैसे भी मोमेंटम है लगातार ये शेयर। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, SBI लाइफ, SBI, बजाज ऑटो, कुछ और शेयर हैं जहां हमने 2 से 2.5% के आसपास की तेजी देखी है। IT शेयरों में हालांकि आज शुरुआत तो अगर हम देखेंगे HCL टेक की ठीक ठाक हुई थी, चूंकि उसके नतीजे आए थे अनुमान से बेहतर, लेकिन HCL टेक ने भी अपनी जो शुरुआती बढ़त गंवाकर इस वक्त दिन के निचले स्तर पर ये बंद हो रहा है। और हमने ये सुबह चर्चा की थी कि क्या शुक्रवार की बड़ी तेजी के बाद आज प्रॉफिट टेकिंग का दिन होगा, वो कम से कम हमें दिख रहा है। बाकी शेयरों में HCL टेक के चूंकि नतीजे आए थे उस पर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अगर आप इन्फोसिस को देखिए ये कमजोर दिखेगा। TCS को देखिए, TCS भी आपको दिन के निचले स्तर पर ये क्लोज किया है। हालांकि आज इसने 4,240 रुपए का भी स्तर छुआ, लेकिन ऊपरी स्तरों से करीब 75-80 रुपए नीचे आकर ये शेयर बंद हो रहा है। और बाकी जो बड़े शेयर हैं वो भी आपको कमजोरी के साथ ही आज कारोबार करते हुए दिखे हैं। तो IT से आज सहारा नहीं मिला, बैंकों से बहुत ज्यादा आज हमने सपोर्ट देखा नहीं। अगर हम ऑयल एंड गैस की बात करें वहां से निश्चित तौर पर सपोर्ट दिखा। रिलायंस भी आज लोअर लेवल से रिकवर होकर दिन के ऊपरी स्तरों पर जरूर बंद हुआ, लेकिन रिलायंस की भी अगर वैसे आप देखेंगे तो सपाट ही आपको आखिरकार दिखेगा। लेकिन सरकारी बैंकों से आज बाजार को सपोर्ट मिला। कुछ मेटल स्टॉक से, सीमेंट स्टॉक से वहां से बाजार को सपोर्ट मिला, जैसे कि हिंडाल्को हो गया, अल्ट्राटेक हो गया। और पावर में आज NTPC ने बढ़िया आज रफ्तार दिखाई। इसके अलावा गेल हो गया और टायर में, ऑटोज में हमने मोमेंटम देखा। फार्मा स्टॉक्स रहे आज के फ्लेवर वाले, अल्केम हो गया, अबॉट हो गया, ये तमाम शेयर 4 से 5% के आसपास की तेजी के साथ आपको बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। तो सेंसेक्स 150 अंक ऊपर, हल्की सी तेजी इसमें। निफ्टी 24,600 के आसपास, 0.25% के आसपास की बढ़त पर बंद हुआ है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1314 तेजी वाले, 1127 आज कमजोरी वाले। ओवरऑल एक मिक्स्ड सेशन हम कहेंगे, ठीक ठाक ही है। प्रॉफिट टेकिंग अगर रिकॉर्ड स्तर पर नहीं आ रही है, इसको आप अच्छा मान के चलिए। अब बजट यहां से सिर्फ 4 ट्रेडिंग सत्र दूर रह गया है। आज का ट्रेडिंग सत्र तो समाप्त हो गया, सिर्फ 4 सत्र दूर है। देखते हैं बाजार की चाल क्या होती है। निश्चित तौर पर आपको फोकस नहीं करना चाहिए जो बजट से रिलेटेड जो भी शेयर हैं, लेकिन उसमें भी अप्रोच थोड़ा सा कॉशियस रखिए, बड़ा सोच के समझ के, क्योंकि बहुत सारे शेयर चले भी बहुत हैं। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे, लेकिन अपने एक्सपर्ट से अलविदा लेने से पहले एक बार जरा उनके डिस्क्लोजर जान लेते हैं। श्रीकांत जी, आपका डिस्क्लोजर